हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पाठ 1 समानता पढ़ेंगे। आइए अब हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। समानता मतलब क्या होता है? सभी को समान अधिकार, जैसे कि वोट देने का अधिकार, ये सब क्या कहलाती है? समानता का अधिकार। तो लोकतंत्र में क्या है? सभी को समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को वोट देने का समान अधिकार है। अब हम इसको कांता की कहानी के से जानेंगे कि क्या है अधिकार। मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर। इसे, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। क्या होता है, हम देखते हैं कि कांता जिस लाइन में खड़ी है उसी लाइन में उसका मालिक अशोक जैन भी खड़ा है और पड़ोसी छोटे लाल भी खड़े हैं। तो वह क्या करती है, वो सबको पहचान लेती है। तो उसको ये लगता है कि सभी को एक ही अधिकार है, उसी लाइन में ये खड़ी है और उसी में मैं। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश में सभी वयस्क मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल का हो चुका है उसे वोट देने का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या फिर अमीर हो या गरीब। इस चीज़ को हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसे क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। क्या होता है कि हमारे यहाँ सभी को समानता का अधिकार है और ये घोषणा करता है कि देश का हर वयस्क मतलब देश का हर 18 साल का व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार है। और आज कांता बहुत खुश है, वह उत्सुक है वोट डालने का, क्योंकि वो ये समझ रही है कि मैं भी सबके बराबर हूँ, क्योंकि उनके पास भी एक ही वोट है और मेरे पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। पर जैसे जैसे दिन निकलता जाता है तो उसके मन में शक होने लगता है कि सच में समानता है या नहीं है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं।
घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। अब क्या होता है कि हम जानते हैं कि कांता के मन में क्या शंका है। कांता क्या है? एक गरीब औरत है जो कि एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे क्या है? एक नाला है। एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है, पर वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसे मालिक से पैसे लेने हैं अपनी बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए, और घर के काम करके वो इतनी थक जाती है और अंत में जाके कहाँ लगती है? उस लाइन में लगी रहती है। तो वो देखती है कि सरकारी अस्पताल में जो लाइन लगी है वो जो वोट वाली लाइन थी उससे अलग है, क्योंकि वोट वाली लाइन जो थी उसमें अमीर और गरीब सारे लोग लगे थे, पर सरकारी अस्पताल में जो लाइन लगी है उसमें कौन लोग हैं? सिर्फ गरीब लोग ही इस लाइन में लगे हुए हैं। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आज हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। असमानता है, हमारे देश में समानता है फिर भी कहीं ना कहीं असमानता है। ऐसी हम दो कहानियों के बारे में पढ़कर असमानता के बारे में। पहली असमानता है जातिगत व्यवस्था। तो आप जब छोटे छोटे गांव में जाएंगे तो बहुत छोटी उम्र में आपको समझ में आ जाएगा कि लोग जाति को लेकर कितना भेदभाव करते हैं। तब आप ये सोचेंगे कि ये छोटे गांव हैं इसलिए यहाँ जाति का भेदभाव है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता होगा। पर कभी आपके घर में न्यूज़पेपर आता हो तो आप उसमें देखना कि एक वैवाहिक विज्ञापन करके कॉलम होता है, तब आप उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, शहरी जो भारतीय हैं उनके दिमाग में भी जाति के को लेकर कहीं ना कहीं भेदभाव की भावना है। जैसे देखिए, एक मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको विज्ञापन। कुर्मी है ना, क्षत्रिय, मतलब कुर्मी जो है वो कौन सा है? क्षत्रिय वर्ण का, जिसकी उम्र कितनी है? 26 वर्ष। 5'4" से क्या मतलब निकल रहा है? उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है? 5'4". BSc, MSc, B.Ed, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज। तो इसमें क्या है? ये इसकी डिग्रियां हैं कि उसने क्या क्या करा है। BSc की है, MSc की है, B.Ed किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर है वो प्राइवेट कॉलेज में। हेतु सजातीय वर चाहिए। कैसा वर चाहिए? सजातीय वर। ठीक, सजातीय मतलब उसी जाति का चाहिए। अब नीचे आप देखना, ब्राह्मण जिजोदिया। कौन से ब्राह्मण है? जिजोदिया। बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र। उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। हाइट कितनी है? 5। गौर वर्ण है। MA 3 विषयों में एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स। कन्या हेतु वर चाहिए सर्व ब्राह्मण मान। उन्होंने क्या बोला है कि कौन सा वर चाहिए? सर्व ब्राह्मण मान्य है। तो ठीक है, अंतर समझ में आया कि कहीं ना कहीं जाति का भेद बड़े शहरों में भी है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें।
दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। तो क्या है, हम एक कहानी पढ़ेंगे दलित। दलित मतलब क्या होता है? छोटी जाति का बच्चा। ये कहानी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित शब्द कौन करते हैं? जो छोटी जाति के लोग हैं वो खुद ही दलित शब्द का उपयोग अपने आप को संबोधित करने में करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। दलित का मतलब क्या होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ, जिसको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित इससे क्या बताना चाहते हैं कि हमारे साथ पहले भी बेकार व्यवहार होता था, भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या हैं? एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था झूठन। उसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में क्या करना पड़ता था, उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था, वह भी कहाँ पे? ज़मीन पर बैठना पड़ता था। कभी कभी तो क्या है, उनकी बैठने की जगह आती थी वहाँ तक चटाई भी ख़त्म हो जाती थी तो उन्हें नीचे बैठना पड़ता था। कभी कभी एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था तो वहाँ से उन्हें बोर्ड भी नहीं दिखाई देता था। और कभी क्या होता था कि उनकी कोई गलती भी नहीं होती थी, फिर भी उनकी पिटाई कर दी जाती थी। एक बार की बात है कि जब वो कक्षा 4 में पढ़ते थे तो उनके प्रधानाध्यापक ने उनसे स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिरट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हूँ इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। क्या होता है, ओम प्रकाश जब कक्षा 4 में थे तो एक दिन उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने उनसे पूरे स्कूल के मैदान की झाड़ू लगाने के लिए कहा। वो छोटे थे और मैदान बहुत बड़ा था, तो झाड़ू लगाते लगाते उनकी कमर दर्द करने लगी, पूरे चेहरे पर भी धूल लग गई, मुंह के अंदर भी धूल भर गई। और बाकी सब बच्चे क्या कर रहे थे? आराम से पढ़ रहे थे और अकेले ओम प्रकाश जो थे वो झाड़ू लगा रहे थे। जो उनके हेड मास्टर थे वो अपने कमरों में तो बैठे थे, पर वो उन्हीं को देख रहे थे कि ये झाड़ू लगा रहे हैं या नहीं। उन्हें पानी पीने तक की भी इजाज़त नहीं थी कि वो पानी भी नहीं पी सकते थे। वो पूरे दिन झाड़ू लगाते रहे और स्कूल के जो कमरे थे और उसकी खिड़की दरवाज़ों से टीचर और जो बच्चे थे वो उनको देख रहे थे, जैसे कि एक कोई तमाशा होता है, खेल तमाशा, वो देखते हैं लोग, वैसे लोग देख रहे थे। ऐसा कब तक चला? 2 दिन तक। 2 दिन तक लगातार वो रोज़ यही क्रम चलता रहा कि वो झाड़ू लगाते रहे। ये कब रुका कि एक दिन उनके जो पिताजी थे 2 दिन बाद वो स्कूल के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। तो उन्होंने शिक्षकों से
बिना डरे हुए कहा और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गए और शिक्षकों से कहा कि आप शिक्षक हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ और आपसे कुछ नहीं कह रहा, पर आप लोग इतना याद रखना कि ये यदि इसी मदरसे में पढ़ेगा और ऐसे पढ़ेगा और इसके बाद भी पढ़ने के लिए आएगा। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। दूसरी कहानी में भी वही जाति से संबंधित भेदभाव होता है, जो कि भारत के बड़े शहर में भी होती है और छोटे शहर में भी। तो ये घटना कैसी थी, एक बहुत बड़े शहर की थी। तो एक जो दंपति थे श्री और श्रीमती अंसारी, उनको एक किराए का मकान चाहिए था। तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वो बहुत मकान दिखाता है, उन्हें मकान पसंद आ जाते, पर जब वो मकान मालिक के पास जाते हैं तो वो मना कर देती है। वो ये कहती है कि ये तो अंसारी हैं, तो ये नॉनवेज खाते होंगे। तो वो कहती है कि हम ऐसे लोगों को मकान नहीं दे सकते जो कि मांसाहारी हों, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोई भी नहीं है। पर उसी समय वो लोग, उन्हें स्मेल आती है कि किसी के घर मछली बन रही है। तो मतलब भले ही वो जाति कोई सी भी हो, पर फिर भी वो नॉनवेज खाते थे। और वो बोलती हैं कि नहीं, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं रहता। उनने 2-3 और मकान देखे, वहाँ भी वही समस्या रही। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप एक काम करें, आप अपना नाम बदल लें, आप अपना नाम श्री और श्रीमती कुमार रख लें। तो अंसारी दंपति की इच्छा नहीं थी ऐसा करने का, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारा नाम नहीं बदलेंगे, हम कोई और मकान देख लेंगे। फिर लगभग उन्होंने 1 महीने तक मकान ढूंढा और अंत में उन्हें एक मकान मिल गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।